प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी का टॉपिक महासागरीय जलधाराएं लेकर आए हैं। ठीक है, टॉपिक है महासागरीय जलधाराएं। अब महासागरीय जलधाराएं हैं क्या? महासागरीय जल का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर बहाव महासागरीय जलधाराएं कहलाता है। ठीक है, फिर नमस्ते भाई, फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात पे ध्यान दो। महासागरीय जल का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर बहाव महासागरीय जलधाराएं होती है। ठीक है, कारण क्या हो सकता है? इन जलधाराओं के बहाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं? कारण है एक, ध्यान दो यहां जरा, उच्च तल से निम्न तल की ओर। एक कारण हो सकता है कि जो समुद्र का उस तल है, उस तल से निम्न तल की ओर महासागरीय जलधाराएं बहेगी। कारण हो गया ढाल या ढलाव, एक फैक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा फैक्ट क्या हो सकता है? हवाओं के घर्षण द्वारा। जब समुद्री हवाएं तेजी के साथ चलेगी, मैंने आपको बता भी रखा किस किस जोन में कौन कौन सी हवा चलती है, और जब वो वाटर लेयर के ऊपर से चलेगी, यहाँ से हवा चल रही है तेजी के साथ, जो प्रचंड 50, चीखता 40, चीखता 60, ये मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पानी है, जब ये पानी के ऊपर से चलेगी तो इस पानी के साथ घर्षण पैदा करेगी, और घर्षण पैदा करेगी तो अपनी इन हवाओं के बहाव के दिशा के अनुदिश वाटर मूवमेंट होगी, जिसे हम महासागरीय जलधाराएं कहेंगे। दूसरा फैक्ट कोज आ गया। तीसरा कोज है ताप। ताप भी एक कारण हो सकता है जो महासागरीय जलधाराओं के बहाव के लिए जिम्मेदार हो सकता है। बात समझिए, होगा ये समुद्र की दो अलग अलग लेयर है। एक लेयर है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, एक लेयर है जिसका टेम्परेचर कम है। जब ताप बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया फास्ट हो जाएगी यहाँ से, समझ रहे? और जल का लेवल गर्म होकर ऊपर भी पार्टिकल्स जो होते हैं गर्म पानी के, ये ठंडा पानी है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की तेज होगी, यानी कि ये पानी गर्म होकर ऊपर आएगा। यहाँ का पानी, सारा पानी ऊपर आने की कोशिश करेगा, और नीचे जाएगा ठंडा पानी। ऊपर गर्म पानी है तो ये नीचे से ठंडा पानी आएगा इसकी तरफ, ध्यान दीजिएगा। समझ रहे? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? जब यहाँ से ठंडा पानी इस तरफ आएगा तो यहाँ से पानी का वाटर लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, तो इस तरफ गर्म पानी मूव करेगा। दैट इज द कॉज ऑफ टेम्परेचर। बोलो समझे क्या? ये तीन कारण हैं जिस कारण से महासागरीय जलधाराएं चलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ठीक है, अब महासागरीय जलधाराओं के प्रकार की बात करें हम, कि महासागरीय जलधाराएं कितने प्रकार की होती है। तो महासागरीय जलधाराएं दो प्रकार की होती है। एक बोली जाती है ठंडी जलधाराएं, एक बोली जाती है गर्म जलधाराएं। कोशिश करो यही रहो। ठीक है, अब ये देखना है कि ठंडी कहाँ से बहेगी और गर्म कहाँ से बहेगी। ठीक है, चले। ये अर्थ है और ये इक्वेटर। मैं लगातार कह रहा, मेरी पीठ के पीछे ज़्यादा एक्टिविटी ना करो। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हें परेशानी होगी। ये इक्वेटर है। आपने देखा कि इक्वेटर पे हमेशा कैसा टेम्परेचर रहता है?
पूरे साल गर्म रहता है। तो इक्वेटर से दोनों गोलार्ध में जो हवाएं बहेंगी वो सारी की सारी कही जाएंगी गर्म जलधाराएं। हवाएं ना कह के गर्म जलधाराएं जो इस तरफ से बहेगी वो गर्म जलधाराएं कहलाएगी। क्लियर हो गया। और जो पोल है ये होते हैं ठंडे। पोल से इक्वेटर की ओर जो धाराएं आएंगी ये कही जाएगी ठंडी जलधाराएं। बोलो समझे क्या? ये याद रहेगा? ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, 4 ऑप्शन देगा और आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी जलधारा गर्म है। 3 ठंडी होगी, 1 गर्म, आपको ढूंढनी होगी। या फिर आपसे दे देगा 3 गर्म दे देगा और 1 ठंडी, और आपसे पूछेगा बताओ कि इनमें कौन सी ठंडी जलधारा है। ठीक है। तो जलधाराओं को ऐसे याद रखना बहुत ही मुश्किल विषय है। ठीक है, इसे मिटा दूँ? ठीक है। तो अब हम जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ये टॉपिक जीके की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट भी है, रोचक भी है, और मैं तुम्हारे लिए इसे आसान भी कर दूंगा। जलधाराओं का विषय है और ये देखना कि जलधाराएं कौन सी जलधारा ठंडी है और कौन सी गर्म, से समझने के लिए एक छोटा सा लॉजिक है। अगर आप इस लॉजिक पर ध्यान देंगे तो काम हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ एक चीज़ लिखी, ठंडी जलधाराएं। अगर मैं आपको सारी ठंडी जलधाराएं समझा दूँ तो आपके लिए आसान हो जाएगा गर्म और ठंडी जलधाराओं का अलग अलग चुनाव करना कि कौन सी ठंडी है और कौन सी गर्म। ठीक है। तो एक ट्रिक है, वो समझिए आप। ट्रिक ये है, ग्रीन बगुले ने लेबर की आंख में बोल्ट और कान में ठंडा केला क्यों डाला? ये ट्रिक आप समझिए। अगर ये समझ गए आप तो आपको कभी भी ठंडी गर्म जलधाराओं में कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। मैंने लिखा है ग्रीन बगुले ने लेबर की आंख में बोल्ट और कान में ठंडा केला क्यों डाला। ठीक है। तो ग्रीन जो है ना, ग्रीन, इससे ग्रीनलैंड की जलधारा, ध्यान रखना, ठंडी है। बगुले से शब्द निकलेगा वेनेजुएला। ठीक है। लेबर से वर्ड निकला है लेब्राडोर। आंख से शब्द निकला है आखोष्टक। बोल्ट से निकला है हमबोल्ट। हमबोल्ट। कान से शब्द निकला है कनारी। कनारी की जलधारा। ठंडा, ठंडा समझ गए? ये सारी की सारी ठंडी है। इससे निकला है कैलिफोर्निया। और इससे निकला है क्यूराइल।
क्यूराइल की जलधारा। अगर ये आप समझ जाते हैं तो बस आपका काम आसान हो जाएगा। फिर आप ठंडी और गर्म जलधारा को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। ट्रिक समझ लीजिए, फिर रिपीट करता हूँ ट्रिक। हाँ, डाला का मतलब है फेंका। ये लो फेंका, यहां से है फॉकलैंड। ठीक हो गया अब तो। लो भाई, ठीक है, ये एक ट्रिक है, फिर समझ लो। ग्रीन बगुले ने लेबर की आंख में बोल्ट और कार में ठंडा केला क्यों डाला। अगर ये ट्रिक आप यूज करते हैं तो इससे आप सारी की सारी ठंडी जलधाराओं को डिफाइन कर सकते हैं। ये वो जलधाराएं है जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर मूवमेंट कर रही है। इनमें से कई ऐसे प्लेस है जो ज्योग्राफी पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्लेस है कहाँ कहाँ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस आपको ये याद रखना पड़ेगा, ग्रीन फॉर ग्रीनलैंड, वेनेजुएला, लैब्राडोर, आकोस्टक, हम्बोल्ट, कनारी, कैलिफोर्निया और क्यूराइल और फॉकलैंड। अगर ये आपने याद रख लिया तो आप कहीं भी ठंडी और गर्म जलधाराओं को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ तक मेरा जलधाराओं का टॉपिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। जो इससे अलग कोई जलधारा आएगी तो वो डेफिनेटली गर्म होगी। मैंने सारी ठंडी आपको बता दी। बोलिए, हो जाएगा? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, मिटा दूँ इसे बोर्ड से। अरे वीडियो से देख लेना भाई, 5, 7, 10 MB जो है खर्च भी कर लो। असल में उस 2 MB में विशाल के कितनी साझी है? 2 GB में, तो विशाल को मिल नहीं रही जगह GB में, डाटा कम। अच्छा, अब कम वाला आ गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, अगला टॉपिक है ओशियन बॉटम रीफ। ये समुद्री तल की स्थिति पता करने की, समुद्र के अंदर स्थिति तल की है तो किस किस कंडीशन में कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। ठीक है, आओ जरा एक मैप बना देते हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर बोर्ड बनाया है। इस स्ट्रक्चर को देखिए और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। ठीक है, इनके अलग अलग नाम लिख देता हूँ। ये तो स्थल है, इसे बोलेंगे हम स्थल। विशाल एक काम दिया था, वो भी बिल्कुल फड्डी का रखा बिल्कुल। ये हो गया स्थल, इसको बोलेंगे महाद्वीपीय मग्न तट, इसको बोलेंगे महाद्वीपीय ढाल, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय उच्चावत। ठीक है, इसको बोलते हैं रिट्ज। हिंदी में मुझे अभी याद नहीं आ रहा इसको क्या, कटक, इसको कटक बोलते हैं।
इसको बोलते हैं महाद्वीपीय। जब मैं काम कर रहा हूं तब तुम कहीं और बिजी हो जाते हो, गॉट। और इसको आप बोलते हैं ट्रेंच। ट्रेंच को क्या बोलते हैं हिंदी में? गर्त, महाद्वीपीय गर्त। ठीक है, एग्जैक्टली फिर समझ लो कि ये सारा सिस्टम जो है समुद्र के अंदर का है। इसी को अलग अलग हम डिफाइन करने जा रहे हैं। इसमें एक चीज नहीं लिखी और वो कहीं बीच में होगी, महाद्वीपीय मैदान अथवा समतल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं। पहले बात करते हैं महाद्वीपीय मगन तट की। ठीक है, महाद्वीपीय मगन तट के बारे में कुछ बातें लिखते हैं। पहली बात, ये समुद्र का 7.5% भाग होता है। ये पहली बात है। कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है? वेरी गुड। दूसरी बात, इसकी गहराई 200 मीटर होती है। इसकी लंबाई 200 किलोमीटर होती है। ध्यान रखना क्या लिख रहा हूं, ये गहराई है, ये लंबाई है। अगर इसकी चौड़ाई आप लिखना चाहते हो, मैं लिख देता हूं, ये है गहराई। गहराई कितनी होगी? 200 मीटर। ये है इसकी लंबाई 200 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई होती है लगभग 50 किलोमीटर। ठीक है, ये जो क्षेत्र है डिफाइन करा, ये इसके बारे में बातें हैं। कोई कन्फ्यूजन है? आगे चलते हैं। महाद्वीपीय ढाल, ये समुद्र का 8.5% भाग होता है। ठीक है, होता क्या है, इसके ऊपर महाद्वीपीय अवशेष एवं अवसादी चट्टान खिसकती है। ढाल है ये, ध्यान रखना। ये ढाल मैंने ज़्यादा मैप पे ज़्यादा बना दिया। ये एग्जैक्टली डिग्री में फिक्स होता है और डिग्री इसकी होती है 5 से 7%। ठीक है, इसका जो कोण होगा, ढलान का कोण होगा, वो 5 से 7 डिग्री का होगा, ये वाला ढलान जो होगा। ठीक है, जिससे ये अवसादी और जो प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों प्रकार के अवशेष इससे स्लिप होकर समुद्र में पहुंचेंगे। ठीक है, लेट है भाई, 8:30 तक पहुंच जाया करो। ठीक है, एक आदमी मुझे इस काम के लिए रखना पड़ेगा कि तू एंट्री बंद कर भाई। ध्यान दो, यहाँ हो गया। फिलहाल टॉपिक पर ध्यान दो। ठीक है, यहाँ से क्या, यहाँ अंकुश बता जा रहा है, यहाँ से क्या क्या फिसलता है इससे? इससे क्या क्या स्लिप होकर नीचे गिरता है? पानी आएगा सर। अगर ये पूरा फुल होगा तो फिर पानी कहाँ से आएगा? जितने अवसाद है ना, अवसाद, चाहे वो अवसादी चट्टाने हो, चाहे समुद्र में अप्राकृतिक आदमी द्वारा डाले गए अवसाद हो, वही चट्टानों से इकट्ठे होकर यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, या फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ मूंगा चट्टानें होती हैं जो अवसाद, बॉडी से अवसाद बन के इकट्ठी होती हैं, ऐसे अवसाद भी यहीं इकट्ठे हो जाएंगे। जहाँ ये इकट्ठे हो रहे तो वहाँ इस लेवल से ऊंचा लेवल बन जाएगा, उठ जाएगा, और जो वो उठा उसे महाद्वीपीय उच्चावत बोलते हैं। बोलो, ये बात तुम्हें समझ में आई क्या? इसको बोलते हैं महाद्वीपीय उच्चावत, सी राइस बोलते हैं अगर इंग्लिश में आप जानना चाहते हैं। महाद्वीपीय उभार भी बोल देते हैं, उभार इंग्लिश में बोलते हैं सी राइस। ठीक है, कारण समझ में आ गया?
क्या समझे? ये जो यहाँ से मटेरियल आ रहा था वो यहाँ इकट्ठा हो गया। क्लियर? अगर आप इसकी परसेंटेज जानना चाहते हैं तो 1.5% भाग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये क्या चीज़ है, महाद्वीपीय कटक कहते हैं इनको। ठीक है, होता क्या है, समुद्र के अंदर पहाड़ी नुमा आकृतियाँ होती है और उनका एक ग्रुप होता है, उसे महाद्वीपीय कटक कहते हैं। ठीक है, कल भी मैंने आपसे बरमुडा ट्रायंगल की बात करी थी। मैंने बताया था कि वहाँ एक तो हाई अट्रैक्शन फोर्स था, दूसरा ऐसी पहाड़ियाँ थी जो समुद्र से नीचे उभरी हुई थी, और वो उभरी हुई थी तो वो टकरा जाती थी। नहीं, देखो ये पूरा बताऊंगा, इसका पूरे का ही कारण क्या हुआ, ये सब क्यों बढ़े, ये बढ़ रहा या ये बढ़ा। यहाँ तो आपको एक ही चीज़ का बारे पटा बढ़ने का, बस इसी का पता चला अब तक। बस अब तक और किसी चीज़ के बारे में आपने जाना नहीं कि और कैसे बने, लेकिन इन सब चीज़ का एक कारण है, वो बताऊंगा अभी। मैं बता रहा था कि यहाँ ग्रुप हो जाएगा किनका, समुद्री पहाड़ियों का, और समुद्री पहाड़ियों का जो ग्रुप होगा उसे कटक कहेंगे हम। ठीक है, इनकी हाइट ज़्यादा ऊंची नहीं होती। अब यहाँ ये ऊपर उठा हुआ भाग है जिसे हम महाद्वीपीय गयाट बोलते हैं, ये भी समुद्री पहाड़ी है, लेकिन ये ग्रुप नहीं होगा, अकेली होगी। पहला इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। दूसरा, ये इनकी तुलना में ऊंची हो सकती है। दो कारण समझ में आ गए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो ये देखेंगे कि समुद्र का एक तल बहुत गहरा होगा, अचानक गहरा तल, पूरे समुद्र की तुलना में वो अधिक गहरा होगा। इसे हम समुद्री ट्रेंच या समुद्री गर्त कहते हैं। ठीक है, समुद्र का एक हिस्सा जिसे आप देख रहे हैं पूरा हिस्सा एक ही लेवल में है, लेकिन ये हिस्सा इस हिस्से की तुलना में अधिक गहरा होगा, इसे हम ट्रेंच बोलते हैं, गर्त। जब मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाई तब मैंने ये बताया था कि कैसे बनती है। जब दो प्लेटें खिंचती हैं वापस, या दो प्लेटें टकराती हैं, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसक जाती है। क्योंकि सारी समुद्री प्लेटें हैं, समुद्री प्लेट हैवी होगी, तो होगा ये कि एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराई, और टकराने के बाद प्लेट का ये हिस्सा यहाँ चला गया, तो यहाँ एक ऐसा कट बन जाएगा समुद्र के अंदर, और इसे हम गर्त कहेंगे। एक कंडीशन है। एक और कंडीशन है कि एक प्लेट इधर थी, एक प्लेट इधर थी, दोनों प्लेट बाहर की ओर घिसकी, बीच का हिस्सा गहरा हो गया। इस कंडीशन में भी ट्रेंच बनेगी, गर्त बनेगी, कारण बताया मैंने। ठीक है, अब समझ में आ गए। 4 से 5 चीज़ें थी, मैंने आपको डिफाइन करी, सारी समझ में आ गई आपको, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब वो सवाल ये कहना कि ये सब बन किस कारण से रहे, तो सारे के सारों के बनने का कारण आप समझिए। महाद्वीप के अंदर, महासागर के अंदर ऐसी चीज़ों के बनने के कारण क्या है। एक तो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेटों का विवर्तन ही इन सब संरचनाओं का एक बड़ा कारण है। दूसरा, ज्वालामुखी प्रक्रिया। ज्वालामुखी प्रक्रिया तब होगी जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होगी, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होगी तो ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। ज्वालामुखी प्रक्रिया से होगा ये कि ज्वालामुखी के अंदर से निकलेगा मैटर, और मैटर निकलेगा तो मैटर निकलते ही तुरंत आएगा पानी के संपर्क में। पानी के संपर्क में आते ही वो बेसाल्ट बन जाएगा, और बेसाल्ट सबसे हैवी चट्टानें हैं, और यह समुद्री हैवी चट्टानों का निर्माण शुरू हो जाएगा। समझ रहे? यही कारण है कि समुद्री प्लेट धरातल प्लेट की तुलना में ज़्यादा भारी होती है। फैक्ट ये है कि जैसे ही यहाँ से ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी, लावा वाटर के संपर्क में आते ही तुरंत ठंडा हो जाएगा, और तुरंत ठंडा हो जाएगा तो यहाँ बेसाल्ट का रूप ले लेगा। बेसाल्ट का रूप ले लेगा तो समुद्री प्लेट का निर्माण हो जाएगा, जो अन्य प्लेटों की तुलना में भारी है। समझ में आ गई बात? तो ये जितने भी स्ट्रक्चर, जितनी भी शेप, जितनी भी चीज़ें अंदर बनी हुई हैं, मैंने आपको 4 से 5 चीज़ें अलग अलग बताई आपको, ये सारी की सारी 2 ही कारणों से हुई है, एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और एक ज्वालामुखी प्रक्रिया। आप जानते हैं कि ज्वालामुखी प्रक्रिया भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण ही होती है। ठीक है, तो इस सारे तामझाम का, सारे मैटर का एक कारण वो है प्लेटों का विवर्तन। समझ में आ गई? ये सारी प्रक्रिया तुम्हें समझ में आ गई? मान के चलो कि तुमने सब कुछ समझ लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या चीज़? उन पर ज़्यादा ध्यान ना दो, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये चीज़ तुम्हें डिस्टर्ब करेगी। होना ये था, टेंशन ये थी कि
मुझे ये डर था कि मैं हमारी वजह से उन्हें टेंशन ना हो, लेकिन हो रहा उल्टा काम, उनकी वजह से तुम्हें टेंशन हो रही। तो उन पर ध्यान ना दो, वो जो कुछ कर रहे करने दो, वो अपना काम कर रहे और बहुत अच्छे बच्चे हैं दोनों, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला जो टॉपिक है महासागरीय जल में की लवणता की बात कर रहे हैं हम। लवणता, अगला जो टॉपिक आपका आ गया लवणता है। लवणता से आप क्या समझ रहे? जल में लवण की मात्रा को लवणता कहते हैं। आप समझे लवण क्या है? मिनरल्स, जहां मिनरल्स जितने ज्यादा होंगे वहां लवणता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर कहीं सामान्य वर्षा का जल है, वर्षा का जल अगर कहीं ज़्यादा आ रहा है तो वर्षा का जल लवणता को कम करता है। मिनरल्स, मिनरल तो समझो, वेरी गुड। ठीक है, तो मैंने कहा कि जल में लवण की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही लवणीय होगा। जहाँ लवण की जितनी मात्रा होगी उसकी लवणता उतनी ज़्यादा होगी। अगर कहीं वर्षा हो रही, वर्षा का जल लवणता को कम कर देता है। फैक्ट, कोज क्या है? जो वर्षा का जल होता है ये आश्वित जल होता है। वाष्पन से आप जानते हैं वर्षा का जल जो होता है ये जल की परत है, इससे वाष्पन हुआ, जल उड़ा, भाप, वाटर वेपर के रूप में। इसमें केवल वाटर वेपर है, कोई लवण अपने साथ लेकर नहीं उड़ता। ठीक है, और ये ऐसे फील्ड में वर्षा करा रहा है जहाँ लवणता ज़्यादा है। ठीक है, जब ये विदाउट लवणता के वहाँ पहुँचेगा तो रेशो घटेगा कि कम होगा? पहले सपोज करो यहाँ 10 लीटर पानी था और लवणता थी 60%। अब यहाँ से बारिश हो गया, यहाँ 20 लीटर हो गया, परसेंटेज डाउन जाएगी। तो लवणता वर्षा का जल कम करता है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अब मेरा एक सिंपल सवाल आपसे ये है कि भूमध्य रेखा पर अथवा ध्रुवों पर कहाँ लवणता अधिक होगी? ध्यान रखना, ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी और लवणता बढ़ती है ताप बढ़ने पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं भूमध्य रेखा पर लवणता ज़्यादा होगी या कम? लगाओ दिमाग। ताप बढ़ने पर लवणता बढ़ेगी, ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ ताप ज़्यादा है। पर यहाँ एक दूसरा कोज भी है, ये वो बेल्ट है जहाँ वर्षा अधिक होती है। ठीक है, ताप ज़्यादा है लेकिन इक्वेटर पे लगभग रोज़ ही बारिश हो, और रोज़ ही बारिश होने से वहाँ लवणता कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आज मैंने आपके सामने 3 टॉपिक डिस्कस करे। एक टॉपिक डिस्कस करा आपसे महासागरीय जलधाराएँ। जलधाराएँ 2 प्रकार की हो, ठंडी और गर्म, अलग अलग डिफाइन करी। उसके अलावा मैंने आपसे बात कर ली समुद्री तल की, समुद्री तल जो उन्होंने अलग अलग उनकी अलग अलग बात करी। और तीसरी मैंने आपसे बात करी जल लवणता की बात करी। इसके बाद जो अगले टॉपिक होगा हम कल देखेंगे। एक चीज़ मैंने इसमें छोड़ दी इस टॉपिक में, समुद्र के अंदर मैदानी भाग। समुद्र के जो टॉपिक मैंने डिफाइन करा अभी, उसमें एक चीज़ मेरे से छूट गई है, वो छूट गई है मैदानी भाग। ठीक है, ये समुद्र का 70 से 80% भाग होता है। समुद्र का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, स्ट्रक्चर बनाया तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ठीक है, आउट ऑफ कैमरा चलेगा क्या? ठीक है, तो मैंने आपको ये सबकी परसेंटेज बताई, लेकिन मैंने आपको मैदानी भाग नहीं, यानी समुद्र के अंदर ऐसा हिस्सा जो एक प्लेन की तरह काम करता है, एक प्लेन फील्ड है, एक समान धरातल है। ठीक है, तो उस समान धरातलीय क्षेत्र को मैदान कहे, और मैदान जो है समुद्र के अंदर 70 से 80% होता है। ऐसा हिस्सा जो समुद्र के अंदर नीचे है। ठीक है, अब ध्यान रखना डेप्थ जो होगी, डेप्थ
जो अत्यधिक गहराई होगी ना समुद्री क्षेत्रों की, वहां सनलाइट नहीं पहुंचती। ध्यान दीजिएगा, कारण क्या है? समुद्री जल अत्यधिक लवण होता है, लवणीय होता है। दोनों टॉपिक को जोड़ रहा हूं एक साथ। समुद्री जल सामान्य जल की तुलना में अत्यधिक लवणीय होता है। जो जल जितना लवणीय होगा वो इतना ही अपारदर्शी होगा, अनट्रांसपेरेंट। उस जल को वो सनबीम क्रॉस नहीं करेगी। जब पहुंचेगी नहीं तो होगा कि जल लवणीय हो जाएगा, तो लवणीय हो जाएगा तो इसके अंदर नीचे की ओर क्या होगा? सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा। तो 60% भाग समुद्र का नीचे का वहां अंधकार होता है। वाटर लेवल को बिहाफ ऑफ डेप्थ, गहराई के आधार पर डिफाइन कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि गहराई के आधार पर अगर हम 100% हाइट डिसाइड करें तो 60% जो भाग है वहां अंधकार रहता है। ठीक है, और समुद्र के 90% जीव वहीं रहते हैं। ठीक है, 90% जो जीव, अगर आप बात कर रहे हैं कि एक हौज का पानी समुद्र के पानी की तुलना में बहुत कम लवणीय है, तो वहाँ तो बहुत प्रकाश नीचे पहुँच रहा है। आप ध्यान दीजिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मैंने बताया कि 60% पोर्शन, यानी कि इसमें 90% जीव रह रहे, ये आपकी रेंज से बाहर का जीवन है। इसे आप समझ ही नहीं सकते, ना तो आप देख सकते यहाँ तक, ना आपके रिसर्च है वहाँ तक, ना आपको पता कि वहाँ किस किस प्रकार के जीव रह रहे। इसलिए अगर हम बात करें, समुद्र जो है 3 प्रकार के तंत्र है हमारे पास, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। तो समुद्र सबसे बड़ा जैव तंत्र है, सबसे बड़ा जैव तंत्र। ठीक है, डिफरेंट टाइप के आपको इसके अंदर जो है पौधे या वनस्पति भी मिलेगी। समुद्र के अंदर आपको डिफरेंट टाइप की वनस्पति भी मिलेगी इस गहराई के अंदर। ठीक है, इतनी वैरायटी है कि आप सोच और समझ नहीं सकते। जीव भी इतनी वैरायटी की है कि आप समझ नहीं सकते। उनके जीवन यापन और खान पान की चीज़ें उन्हें नीचे मिलती रहती है। ठीक है, इस कारण से वो, और उनका जीवन शैली इतनी बढ़िया हो जाती है कि वो अंधेरे में भी उनकी बॉडी जो है एक रे जनरेट करती है, और उस रे की मदद से बिना देखे भी वो इस 60% के पोर्शन में आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। उनके खाद्यान्न का सारा मटेरियल इस क्षेत्र में मिलता है। इस कारण से धरातल के क्षेत्र पर वे नहीं आते, और इस प्रकार से आप एक बहुत बड़ी दुनिया से अनभिज्ञ रहते हैं। ऐसे विचित्र विचित्र जीव है जिन्हें आप देखेंगे तो आप सरप्राइज होंगे कि ये तो आते रहते हैं। कई बार वो धरातल पर आ जा भटक के, कई बार आप राह भटके तो धरातल पर चले आए, या किसी के पेट में दर्द हो गया तो वो भी धरातल की ओर भाग पड़ा। जब आदमी को के दिमाग में कुछ दिक्कत होता है उसे पता नहीं रहता ना किस तरफ जा रहा हो, तो अगर उनका कोई बैलेंस बिगड़ जाए तो बैलेंस बिगड़ने से वो फिर धरातल की ओर आवे। जब धरातल की ओर आवे तब सरप्राइज करता है ह्यूमन बीइंग को कि भाई यार ये क्या चीज़ है। उनका इस हिस्से में रहने वाले जितने जीव है उनका बॉडी साइज भी बड़ा है, जैसे व्हेल का है हमारा, तो व्हेल की तरह बड़े जीव है। जो ये कल्पनाएँ आई समुद्री जीव, समुद्र से निकलने वाला, कोई कल्पना पे मूवी बनाई किसी ने कि समुद्र से निकलने वाला एक जीव है, वो क्या, उस पर एक हॉलीवुड की मूवी बनी हुई है कि मुंह से आग छोड़ रहा और समुद्र के अंदर चला जा फिर वापस आ जा। ये बड़े समुद्री जीवों की ही आधार पर ऐसी कल्पना दी, क्योंकि वे कभी कभी धरातल पर आ जाते हैं, कभी कभी 50, 100, 150 साल में एक आध बार निकल गए तो निकल गए। ठीक है, तो ये तंत्र मैंने आपसे बात कर ली। मैंने बताया कि ये इतना बड़ा है और कितने हिस्से में लाइट है और कितने हिस्से में अंधकार है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो, बताओ मुझे। हो सकता है डाउट तुम्हारा हो और तुमने पूछा आदित्य का नाम लेकर हो। इसका एक ही तरीका है, एक बार जाओ और जाकर देखो। ठीक है, ठीक है, तो आपने वीडियो इतने ध्यान से देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।